नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में, ठीक है? तो ये हालाँकि मैं पिछले वीडियो में आपको सारा करवा ही चुका था, इसमें 119 धाराएँ थीं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 इसका नाम है, ठीक है? और इसकी जो विशेषताएँ हैं, जिसमें मुख्य विशेषता है ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत के कार्यकाल, महिलाओं के लिए आरक्षण की चर्चा की गई तथा एससी-एसटी का आरक्षण। बात करते हैं 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित हुआ था और 16 सितंबर 1947 को उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद था उसके द्वारा पारित हुआ था। उसके बाद में 7 दिसंबर 1947 को भारत का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था उसके द्वारा इस पे स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक, उसके बाद में ये 27 दिसंबर को ये लागू हो गया था। इतना मैंने आपको कल बता ही दिया था। और बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक है? इतना हो गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम, ये तो सारा मैं बता ही चुका था। बात करते हैं ग्राम सभा की स्थापना के बारे में, तो इस अधिनियम की धारा 2G में ग्राम सभा की स्थापना की चर्चा की गई तथा 2H धारा 2H में ग्राम पंचायत की जो कह सकते हैं कि परिभाषित किया गया 2H को, ठीक है? इस तरीके से हो गया। बात करते हैं धारा 11 गा की, तो 11 सॉरी धारा 11, तो धारा 11 में ग्राम सभा के कार्यों की चर्चा की गई है, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि धारा 12 है, तो ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। धारा 15 में ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनको निर्धारित किया गया, तो आपको कितनी ध्यान रखनी है? धारा 2G, धारा 2H, ठीक है? धारा 11 है और उसके बाद में धारा 15। धारा 11 में ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायतों का सॉरी ग्राम सभा का कह सकते हैं ग्राम सभा के कार्यों की चर्चा की है धारा 11 में, और धारा 15 में ग्राम पंचायतों के कार्यों की चर्चा की गई है, ठीक है? बात करते हैं धारा 12(3) में पंचायत की अवधि के बारे में चर्चा की गई, यानी कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है? ये हो गई। इसके बाद में अगर बात करते हैं धारा 11(b) में इसके पंचायत क्षेत्र की वगैरह की चर्चा की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? और ये भी कुछ नहीं है। बात करते हैं हाँ, धारा 11(a) के का जो 4 है, इसकी जो उपधारा 3 है, ध्यान रखिएगा ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर पूछा जाता है तो। तो इसमें क्या है, जो ग्राम प्रधान के तहत जो पद रहेगा उसमें महिलाओं के आरक्षण की चर्चा की गई, जो कि 1/3 रहेगा, यानी कि 1/3 आरक्षण रहेगा नॉर्मल महिलाओं के लिए, ठीक है? और एससी-एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से पूर्ण विदित है, या मतलब कि कह सकते हैं घोषित है। अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक आधार था, ये क्या था, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते जब ये मतलब कह सकते हैं कि अ, र 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है? पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है? उनकी कह सकते हैं कि एक तरीके से उनकी गवर्नमेंट में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो हुआ था 1992 में, ठीक है? और इसके तहत क्या हुआ था कि 11वीं अनुसूची शामिल की गई। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्टों को जोड़ा गया, विषय को जोड़ा गया, ठीक है? इसके तहत पंचायतों में कुल जो पद थे उनका 1/3 जो भाग था, ठीक है? ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। इस अधिनियम द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी, ठीक है? ये संविधान 73वें संविधान संशोधन के कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बात करते हैं भारत की जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मतलब कह सकते हैं कि भारत में अप्लाई हुई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया है और जिसमें ग्राम पंचायतों के विषय का उल्लेख किया गया, ठीक है? और भाग 9 में कह सकते हैं कि 243 से लेके 243 में जोड़ा गया, 243 ए से लेके 243 ओ तक ग्राम पंचायतों की चर्चा। वहीं पे अगर बात की जाए 243 ओ के बाद में पी से लेके 243 जेड जी तक यहाँ पे नगर पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है। ये सब आने वाले समय में हम मतलब कि जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उनमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है? हालांकि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। बात करते हैं अधिनियम जो था 24 अप्रैल 1993 को एक तरीके से कह सकते हैं प्रभाव में आया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये अधिनियम लागू जो हुआ था पूरे हिंदुस्तान में वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और बात करें इसी वजह से जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो जो पंचायती राज दिवस है हमारा, ये ध्यान रखिएगा आपका 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है? 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस कब मनाया जाएगा आपका? 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि सॉरी 23 अप्रैल नहीं, यहाँ पे 24 अप्रैल रहेगा, सॉरी। ठीक है, ये 24 अप्रैल रहेगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन था 1992, वो संपूर्ण हिंदुस्तान में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है? 24 अप्रैल 1993 को
कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ था। अब बात करते हैं पंचायती राज का संवैधानिकरण। इसके पीछे की एक स्टोरी रही थी जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चर्चा करने को मिलेगी। बात करते हैं राजीव गांधी सरकार में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली तथा व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बात करते हैं कि वो कहावत सुनिए ना कि जो सक्सेस होता है सभी लोग उसके बारे में ही चर्चा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से भले कोई व्यक्ति जो है वो सक्सेस ना हो पाया हो, पर नॉलेज तो उसके पास में भी रहती है। सपोज जैसे कि आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में मतलब कि लाखों लोग बैठते हैं, उस लाखों लोगों में कुछ हजार होते हैं, ठीक है, जो कि हजारों में रहते हैं, वही मतलब आईएएस या आईपीएस बनते हैं। लेकिन उन लाखों में जो बचे हुए लगभग 90,000 या जो भी रहेंगे, ठीक है, उन्होंने भी तो पढ़ाई तो की होगी, और 90,000 में कुछ नहीं तो कम से कम 50,000 तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने सीरियस होकर पढ़ाई की होगी। उन 50,000 में भी मतलब कह सकते हैं कि लगभग 5,000 लोग, सपोज अगर 1,000 लोग आईएएस या आईपीएस बने तो लगभग 5,000 लोग तो जाते ही है ना इंटरव्यू के लिए। तो उन 5,000 में नॉलेज तो सबकी बराबर ही ना, बस 4,000 लोग बाहर हो जाते हैं, बचे हुए 1,000 लोगों को ही जॉब मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज तो उनको भी रहती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो कह सकते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो वर्तमान में हिंदुस्तान में लागू है या फिर हमें पढ़ाया गया है। लेकिन बात करते हैं कि अगर हमको वो भी पढ़ना चाहिए जो कह सकते हैं एक तरीके से लागू नहीं हो पाया किन्हीं कारणों बस। तो सबसे पहले आया था मतलब कि जो पंचायतों का संवैधानिकरण हुआ था वो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी एक तरीके से राजीव गांधी की सरकार में। 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो लोकसभा में लाया गया था। कब लाया गया था? 1989 में, यानी कि जब ये 1992 में लागू हुआ था। नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। ठीक है, तो नरसिम्हा राव की सरकार आने से पहले 1989 में लगभग मतलब कि यही 92 में ये आया था, 1992 सॉरी। ठीक है, और 1992 से कितने 3 साल पहले एक आ गई 91, उससे पहले 90 और उससे पहले 89। तो 1989 में लगभग 3 साल पहले राजीव गांधी जी के द्वारा एक विधेयक लाया जाता है जो कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक होता है, जो कि 1989 को जुलाई 1989 को आता है लोकसभा में। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये अगस्त 1989 को लोकसभा से तो ये विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, अगस्त में ये विधेयक पारित हो जाता है, किंतु राज्यसभा में उस समय मतलब कि ये विधेयक पास नहीं हो पाता, राज्यसभा द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है। और इस विधेयक को विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा जो कहा गया था मतलब इस को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, आप सबको पता होता है कि लोकसभा में वही पार्टी पावर में रहती है जिसकी सरकार होती है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है। अब 6 वर्ष के लिए वो पुरानी सरकारों का या कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों का बोलबाला ज्यादा रहता है राज्यसभा में। सेम इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का विधान परिषद की अगर बात की जाए तो वहां पे भी सीन वही है। ठीक है, तो चूंकि विपक्षी पार्टियों द्वारा इसका काफी विरोध किया गया, और ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों द्वारा, इवन जो राजीव गांधी सरकार में जो कुछ लोग थे उनके खुद के सांसद थे उनके द्वारा भी इस विधेयक का विरोध किया गया। ठीक है, तो ये विधेयक आप ध्यान रखेंगे 64वां विधेयक था जो कि जुलाई 1989 में लाया गया था, और जो मतलब अगस्त 1989 को ये लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन इसको राज्यसभा में विरोध का सामना करना पड़ा था, और ये मतलब कह सकते हैं राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। ठीक है, अब जब तक राज्यसभा से पास नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं। इस तरीके से तो ये राजीव गांधी जी द्वारा जो प्रयास किया गया था वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा प्रयास करते वो बीपी सिंह की सरकार में होता है, जो कि नवंबर 89 में बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की प्रस्ताव को मंजूरी। एक्चुअली क्या होता है ना कि उस समय यानी कि जिस समय की ये बात चल रही है, उस समय भारत में एक तरीके से कह सकते हैं कि डामाडोल की स्थिति थी, मतलब कोई सरकार पूर्णतः मेजोरिटी में नहीं आ पा रही थी जैसे कि वर्तमान सरकार है। ठीक है, तो उस समय कह सकते हैं राजीव गांधी की सरकार गिर गई, उसके बाद में बीपी सिंह की सरकार बनती है। बीपी सिंह की सरकार नवंबर में बीपी सिंह एक और नया संविधान संशोधन ले पेश करने करते हैं, उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, और परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में, ठीक है, नंबर 1989 में बीपी सिंह सरकार के प्रधानमंत्रित्व काल में नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तथा सितंबर मतलब अब देखिए कि नवंबर में तो नवंबर 89 में एक साल पहले इसको परमिशन दे दी गई थी तत्कालीन सरकार को, और उसके बाद में सितंबर 1990 यानी पूरे एक साल बाद, सितंबर के बाद क्या बचा, अक्टूबर नवंबर, लगभग 11 महीने बाद में उन लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन सरकार गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो, क्योंकि इनकी सरकार भी गिर गई थी तो फिर ये भी समाप्त हो गया। तो कुल मिला के पहला प्रयास हुआ था 1989 में, जुलाई 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा, तो वो विफल हो गया था। उसके बाद में बीपी सिंह की सरकार आती है, और बीपी सिंह की सरकार
गिर जाती है। क्यों गिर जाती है वो तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि बीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया था। उसके बाद में ओबीसी आरक्षण की वजह से इनकी सरकार गिर जाती है, जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं, मतलब हत्याएं वगैरह होने लगती, तो फिर इनकी सरकार गिर जाती है, और ये फिर ये भी जो विधेयक होता है कि ये भी पास नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रयास किया जाता है नरसिंहा राव जी के द्वारा। नरसिंहा राव उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कांग्रेस सरकार के द्वारा, मतलब कांग्रेस सरकार के ही कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक तरीके से चुने गए थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि भावनाओं में बह जाता हूँ, पर उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि पंचायती राज के संवैधानिक मामले पे इन्होंने विचार किया नरसिंहा राव जी के द्वारा, और इन्होंने इन्होंने प्रारंभ में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा, जो कि सितंबर 91 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो हम अब करंट में देख रहे हैं, हम पढ़ते हैं ना कि पंचायती राज अधिनियम या 73वां संविधान संशोधन 1992, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इस 1992 की जो नींव रखी गई थी वो सितंबर 91 में इसको लोकसभा में पारित किया गया था, या लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पारित हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को ये कह सकते हैं कि प्रभाव में आया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो सबसे पहले राजीव गांधी जी की सरकार आती 1989 में, जुलाई 1989 में ये एक विधेयक लेके आती, जिसको जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक होता है। लेकिन अगस्त 1989 में ये लोकसभा से तो पास हो जाता है, किंतु राज्यसभा में ये गिर जाता है, और इस वजह से ये फिर लागू नहीं हो पाता। तो इस वजह से 64वां संविधान संशोधन विधेयक ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद में बीपी सिंह की सरकार आती है नवंबर 89 में, नवंबर 1989 में, और ये एक परमिशन लेते हैं। उसके बाद में मतलब कि नवंबर 89 के बाद में सितंबर 90 में, ठीक है, सितंबर मंथ में 1990 में लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्या होता है, हालांकि ये लोकसभा में तो मतलब आ ही पाता है, लेकिन उसके बाद में ये सरकार बीपी सिंह की गिर जाती है, और फिर ये विधेयक भी उसके साथ में ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 89 90 2 साल हो गए, 2 साल में 2 विधेयक आ चुके थे, 2 प्रधानमंत्रियों द्वारा लाए गए थे, एक 64वां विधेयक था, दूसरा अलग था, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों गिर जाते, दोनों सक्सेस नहीं हो पाते। उसके बाद में आती है नरसिंहा राव जी की सरकार, और नरसिंहा राव कांग्रेस के कह सकते हैं कि समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी के ही कह सकते हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो उनके नेतृत्व में पंचायती राज संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार प्रयास करती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी का ही सपना रहा था, मतलब राजीव गांधी जी कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित थे, तो उन्हीं के कह सकते हैं प्रावधानों को बदल के, उनमें उसमें कुछ विवादास्पद प्रावधान रहे होंगे तत्कालीन समय में, ठीक है, उनको हटाकर 1991 के सितंबर में ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तथा इसी विधेयक को 73वें संविधान संशोधन द्वारा मंजूरी मिल जाती है। मतलब कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में ये पारित हो जाता है, और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आ जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो इसी अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बनाई गई है। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में, कुछ तथ्य के बारे में। तो संसद में संवैधानिक विधेयक पारित करने के अनेक प्रयासों के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ, तथा 24 अप्रैल 1993 को ये संपूर्ण हिंदुस्तान में लागू हो गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला उपबंध हो जाएगा आदेशात्मक उपबंध, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना, जिसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम के से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हों, ठीक है। उसके बाद में कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें दूसरा तथ्य आ जाता है 20 लाख से कम कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों की, यानी कुल कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो 2 आदेश हो गए, मतलब पहले में निर्वाचक नामावली के एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्वाचक नामावली बनेगी, दूसरे में 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था बनेगी, तीसरा जो आदेश आता है उसमें आता है पंचायत के सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र के प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। यानी कि पंचायत के जितने भी स्तर होंगे उनमें जो चुनाव होगा, उन चुनाव में जो पंचायत लेवल के जो लोग रहेंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट इलेक्टेड लोग रहेंगे, ठीक है। ये इस विधेयक द्वारा बोला गया था, ठीक है। अगला आ जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान करने का अधिकार रहेगा। नीला ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो वो रहे, बोला था इन्होंने ये बोला था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा।
जैसे कि पंचायत में कभी-कभी आपने देखा होगा ना कि अगर बाई चांस कहीं पे ऐसी वोटिंग फँस जाती है कि पंचायत को आपस में मतदान करना पड़ता है कि मतदान करके ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो उस मतदान में मतलब कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति हो, वो पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में जो बैठक होंगी उसमें मतदान करने का अधिकार उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ। पहला निर्वाचन से संबंधित था, दूसरे में कह सकते हैं कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी को कंपलसरी कर दिया था कि भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाएंगे। ठीक है, और जो पंचायत के क्षेत्र में या कह सकते हैं कि जो पंचायत होगा वहां पे उनके लोकल लोग ही वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे और वही लोकल लोग ही उनको चुनेंगे। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर का जो अध्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होगा, यानी कि पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर और शीर्ष स्तर, क्योंकि पंचायतों के 3 स्तर थे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। सबसे नीचे ग्राम स्तर, ग्राम स्तर के ऊपर क्षेत्र स्तर और क्षेत्र के ऊपर जिला स्तर। तो ग्राम पंचायत का तो प्रत्यक्ष रूप से ही इन्होंने बोल दिया, यहाँ का जो अध्यक्ष रहेगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जिसको ग्राम प्रधान बोला जाता है वर्तमान में। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, इसको बोलते हैं क्षेत्र पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत। ठीक है, तो ब्लॉक पंचायत की बात ये की ब्लॉक पंचायत को डायरेक्ट मतलब कि जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा, बल्कि ब्लॉक पंचायत के या क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होंगे उनको डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा और फिर उनमें से एक व्यक्ति, वो लोग आपस में बैठ के एक व्यक्ति को चुनेंगे जो कि उस ब्लॉक का प्रमुख बोला जाएगा या फिर क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष बोला जाएगा। सेम इसी तरीके से जिला पंचायत है, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो उन सदस्यों द्वारा एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें जो ये जो सब्जेक्ट है या कह सकते हैं ये जो विषय है, इसमें सीधा इसने ये बोला कि मध्यवर्ती पंचायत जो कि क्षेत्र पंचायत होती है, तो मध्यवर्ती पंचायत तथा शीर्ष पंचायत में हो जाएगा आपका जिला पंचायत, और मध्यवर्ती पंचायत होती है आपकी क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो उनके जो जिला पंचायत के सदस्य रहेंगे उनके द्वारा चुना जाएगा, उनके आपस में से ही, उनके अंदर से। और वहीं जो मध्यवर्ती पंचायत है यानी कि जो क्षेत्र पंचायत है या ब्लॉक पंचायत है, तो ब्लॉक पंचायत का जो अध्यक्ष जो कि वर्तमान में बोला जाता है ब्लॉक प्रमुख, तो ब्लॉक प्रमुख कह सकते हैं कि जो ब्लॉक लेवल के जो सदस्य चुने जाएंगे जिनको बीडीसी बोला जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के जो चीफ रहेंगे या कह सकते हैं कि अध्यक्ष रहेंगे, अम, उनका जो चुनाव होगा तो बीडीसी वाले जो मेंबर रहते हैं वो अपने अंदर से एक व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, हालांकि ये बस कागजी वो है, बाकी वर्तमान के में बारे में अगर देखा जाए तो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो या फिर ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष हो, ये सारे लोग मतलब पैसे दे के ही जीतते हैं, क्योंकि ये पैसे दे के जो बीडीसी वाले होते हैं बीडीसी वाले लोगों को खरीद लेते हैं। सेम इसी तरीके से जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो जिला पंचायत के सदस्यों को 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए दे के खरीद लेता है और अपने पक्ष में मतदान करवाता है। इस तरीके से ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। सेम इसी तरीके से अब वर्तमान में जो ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, हालांकि ये अंदरूनी बात है, आप सबको पता होगा, पर जो आधिकारिक जो तौर पे बोला गया वो यही बोला गया। बात करते हैं अगर अगले सेक्शन के बारे में, तो सदस्यता तथा पंचायतों के संबंधों के अध्यक्ष जो रहेंगे उनके कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ये बात बोली गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 243 घा का खा गा घा यानी 243 डी में ये वर्णित है, यानी कि पंचायत का जो आरक्षण है वो 243 डी में वर्णित है। और इसमें ये बोला गया है कि जो पंचायत के अध्यक्ष या पंचायत के जो सदस्य रहेंगे उनका उनके विषय में या उन वहां पे जो आरक्षण लागू होगा वो इस अधिनियम के तहत होगा, यानी कि इस अधिनियम में सीधा बोला गया कि उनकी जो जनसंख्या रहेगी उसके अनुसार इनका आरक्षण व्यवस्थित किया जाएगा। अब अगला टॉपिक हो जाता है इनका, या अगला आदेश हो जाता है कि सभी स्तरों पर पंचायतों का, जस्ट अ सेकंड, बात करते हैं कि सभी स्तरों पर पंचायतों का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष का रहेगा। क्यों रहेगा? सभी स्तर कौन कौन से मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत। चाहे ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी मात्र कह सकते हैं 5 वर्ष का होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होएगा और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल भी मात्र 5 वर्ष का ही होएगा। ठीक है, और उनके विघटन से 6 माह की समय अवधि पे के भीतर, ठीक है, अगर बाई चांस विघटित हो जाती है ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, तो 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन करवा लिया जाएगा। अन्यथा मतलब कुल मिला के 6 माह के भीतर ही इनका निर्वाचन पुनः से करवा लिया जाएगा। ये इसमें सीधा सीधा बोला गया है। ठीक है, और इस अवधि में अगर जो इनकी वो कह सकते हैं कि इरा है, या कह सकते हैं सपोज जैसे कि 5 वर्ष टोटल है। ठीक है, 5 वर्ष में मैंने आपको
कल के लेक्चर में भी बताया था कि 2 वर्ष बाद तक इनका कह सकते हैं इनके इनके विघटन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं इनके 5 वर्ष कंप्लीट होने में, सपोज यहाँ पे इसने 3 वर्ष कंप्लीट कर लिए, 3 वर्ष बाद में यहाँ पे ये विघटित हो जाती, चाहे ग्राम पंचायत की बात करें, क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत, तीनों में से कोई भी बात करें, 3 साल होते, टोटल 5 साल के लिए गठित होती। जैसे यहाँ पे आप देखें, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये एक साल हो गई, ये 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 5 साल, यहाँ से चले, ठीक है। अब यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब ये यहाँ तक आ पाती है, उसके बाद में ये सरकार गिर जाती है, मतलब सरकार क्या वही विघटित हो जाती। तो फिर 6 महीने के अंदर, मतलब कि 3 साल गिरने के बाद में 6 महीने के अंदर ही इस जगह पे चुनाव करवा लिए जाएंगे, और इस जगह पे चुनाव होने के बाद में जो नई कह सकते हैं कि जो पंचायत बनेगी, पंचायत गठित होगी, चाहे वो क्षेत्र की हो, जिले की हो या फिर कह सकते हैं कि ग्राम की हो, तो वो सिर्फ ये जो इरा बची है, यानी कि ये जो 2 साल बचे थे, 3 से 4 और 4 से 5, केवल 2 साल के लिए ही ये समिति गठित होगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि जैसे कि यहाँ पे इसने 4.5 साल कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पे बचे हैं केवल 6 महीने, ठीक है, 6 माह का समय बचा, तो फिर यहाँ पे फिर इलेक्शन होगा, और फिर इलेक्शन होने के बाद में जो पंचायत गठित होगी वो पूरे 5 साल के लिए होगी, ठीक है। तो ये इस संविधान में सीधा सीधा बोला गया है कि अगर मतलब कि बीच में मतलब कि पंचायत विघटित हो जाती है, चाहे वो क्षेत्र की हो, जिला की हो या फिर ग्राम की हो, अगर बीच में गठित हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसको उसका पुनः गठन करवाया जाएगा। और अगर बाई चांस की उसके मतलब कि नई पंचायत के गठन में 6 महीने का ही वक्त बचा है, ठीक है, तो फिर जो पंचायत का गठन होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इसमें सीधा-सीधा लिखा गया। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा कि अगर आपने मॉक वगैरह दिया हो तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके के मॉक्स में मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला इनका जो कह सकते हैं आदेश था, वो ये था कि अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर, यानी कि जो अधिनियम था 1992, ठीक है, 1993, अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन करना तथा उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की उपधारा ख में जोड़ी गई थी, ठीक है। इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की आवश्यक उपाय तथा सिफारिश अध्यक्ष से करेगा। यानी कुल मिला के ये बोला गया है कि जैसे कि ये अधिनियम जब लागू हो जाएगा, तो अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर उस राज्य में या मतलब प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, और उस राज्य वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280 में है केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग है। तो केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर राज्य में जो पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय या फिर सिफारिशें अपने अध्यक्ष से करेगा। कुल मिला के ये बोला गया है, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। यानी कि कुल मिला के इसमें सीधा ये बोला है कि आपको जैसे ये अधिनियम में सीधा ये लिखा कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, और राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष वगैरह या राज्य वित्त आयोग जो भी सिफारिश करेगा, मतलब वो राज्य वित्त आयोग किससे करेगा, केंद्र वित्त आयोग से। तो केंद्र वित्त आयोग किसमें बोला गया, संविधान की के जो अनुच्छेद है 280 उसमें बोला गया है। उसमें राज्य वित्त आयोग के बारे मतलब सॉरी केंद्रीय आयोग वित्त आयोग के बारे में पूरी चर्चा की गई है। केंद्र का एक वित्त आयोग होगा, किसमें बोला, अनुच्छेद 280 में बोला। तो जो राज्य वित्त आयोग होगा वो अपनी सिफारिशें कहाँ भेजेगा, केंद्रीय वित्त आयोग को। केंद्रीय वित्त आयोग को उन सिफारिशों को मानना पड़ेगा। इस तरीके से ये मतलब अधिनियम बोलता है, ठीक है। आई होप। अब बात करते हैं कि अगला जो पॉइंट था, इसने ये बोला था कि पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचन नामावली तैयार करने, पर्यवेक्षण करने, निर्देशन या नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो राज्य चुनाव आयोग के बारे की बात की गई है, ये भी इस संविधान में या कह सकते हैं कि इस जो संशोधन था, जो अधिनियम था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें सीधा बोला गया कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा तथा एक राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा। तो राज्य वित्त आयोग मतलब वित्त से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेगा। वहीं अगर राज्य चुनाव आयोग की बात की जाए तो पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचन नामावली तैयार करने, उनका पर्यवेक्षण करने, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के अनुच्छेद 244 में जो जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है,
ठीक है। अनुच्छेद 244 की जो धारा 1 है, धारा 1 में अनुसूचित क्षेत्र तथा धारा 2 में अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं उन पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मतलब एक तरीके से संविधान द्वारा है उनको ही एक तरीके से पावर दी गई है, ठीक है। और वो भी हम आने वाले समय में अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहेंगे फैक्टर, उनके बारे में आने वाले समय में हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। कि किस तरीके से अनुसूचित क्षेत्र जो अधिनियम है वो बना था और उसके क्या-क्या उपाय हैं, क्या-क्या कारण रहे थे उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका पहला उपबंध क्या था कि आदेशात्मक उपबंध था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब यहीं इसका अगर जो दूसरा उपबंध है, दूसरा है स्वविवेकी। जैसे आदेशात्मक वाला ये था कि ये तो आदेश है, ये तो गवर्नमेंट को या राज्य सरकारों को मानना ही पड़ेगा, इसमें ना नुकुर की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये तो कंपल्सरी ही है, ठीक है, ये तो इनको मानना ही है। अब दूसरा जो रहता है वो स्वविवेकी रहता है। स्वविवेकी यानी कि ये स्वयं राज्यों के विवेक पे निर्भर करता है कि वो इस तरीके के उपबंध लागू करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। बस केवल जो कह सकते हैं कि ये अधिनियम है वो सिर्फ एक तरीके से प्रशंसा कर सकता है, या कह सकते हैं कि एक तरीके से सिर्फ प्रस्ताव एक तरीके से दे सकता है, ठीक है। लागू करना या ना करना वो राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। बात करते हैं कि इसका क्या है स्वविवेकी उपबंध, चूंकि पंचायती राज संस्थानों के विषय में राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप सभी को पता है कि पंचायती राज का जो विषय है, पंचायती राज संस्थानों का विषय वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। इसलिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण की स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित समर्थक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ग्राम सभा की शक्ति एवं कार्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन ये आता है कि ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य में जो बदलाव वगैरह हो सकते हैं वो कौन कर सकता है, तो ये सीधा सीधा बोला गया ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्षों एवं जिला स्तर के पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए जो सदस्यता है वो भी राज्यों पर निर्भर करता है। तीसरा उपबंध बोलता है कि मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता, यानी कि जो क्षेत्र पंचायत रहेंगे या फिर जिला पंचायत रहेंगे, तो जो आपके सांसद रहेंगे, आपके क्षेत्र के सांसद रहेंगे या विधान परिषद के अध्यक्ष रहेंगे या विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत के जो होते हैं उनके सदस्य ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये राज्यों पे निर्भर किया गया था, ये मतलब कि आदेशात्मक नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करें तो ये फिर उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। इसलिए आपके अगर मैं बताऊं तो आपके क्षेत्र का जो विधायक होएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। आपके क्षेत्र का जो विधायक होगा या फिर आपके क्षेत्र का जो भी सांसद होगा, ठीक है, आपके क्षेत्र का विधायक और सांसद ये दोनों आपके यहाँ की जो क्षेत्र पंचायत होगी, ठीक है, या फिर आपके यहाँ की जो जिला पंचायत होगी, क्योंकि देखिए ये ग्राम पंचायत का सदस्य या सदस्य नहीं होगा, लेकिन ये क्षेत्र पंचायत का सदस्य अवश्य रहेगा इस संविधान के उपबंध के अनुसार, ठीक है। ये क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का ये विधायक और आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ के सदस्य होते हैं, और ये क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भाग ले सकते हैं और अपना मत या फिर कह सकते हैं अपना डिसीजन वहाँ पे दे सकते हैं, अपना समर्थन वगैरह जिसको देना चाहे उनको दे सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू है, यानी आपके जो क्षेत्र के जो विधायक या सांसद होंगे वो आपकी जो क्षेत्र पंचायत है या आपकी जो जिला पंचायत है उसके ऑटोमेटिकली सदस्य होंगे, आपके क्षेत्र के जो विधायक या फिर आपके क्षेत्र के सांसद, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। एक बार ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये शायद आपको समझ में नहीं आया वो मध्य स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्षों एवं जिला स्तर पर पंचायतों में जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्यता, यानी कि कुल मिला के ये बोल रहा है कि जो जिला स्तर पे जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष होएगा, यानी आपका जो जिला अध्यक्ष होगा वो आप ऑटोमेटिकली आपके क्षेत्र पंचायत का सदस्य होगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपके क्षेत्र का जो विधायक और जो सांसद होगा वो ऑटोमेटिकली जिला जिला परिषद का तथा क्षेत्र परिषद का भी सदस्य होगा, ठीक है।
भले उसका चुनाव डायरेक्टली कह सकते हैं कि उसने चुनाव नहीं लड़ा, ना क्षेत्र पंचायती का चुनाव लड़ा, ना उसने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, ना उसने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन वो क्षेत्र पंचायत का भी सदस्य होगा और जिला पंचायत का भी सदस्य होगा। कौन? आपका सांसद और आपका विधायक, ठीक है। और सेम इसी तरीके से जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो आपके क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, और ये दोनों जो वो हैं प्रावधान, वो उत्तर प्रदेश में लागू है, उत्तर प्रदेश में एक्सेप्टेबल है, इसलिए मैं आपको थोड़ा फोर्सफुली पूरा डिटेल में समझा रहा था। बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। ये मतलब कि राज्य सरकारों पे निर्भर है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो डायरेक्टली इलेक्टेड ग्राम पंचायत को, ग्राम प्रधान को डायरेक्टली इलेक्टेड कर सकती हैं, और चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट कर सकती है। वो मतलब कि राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका जो चुनाव वो डायरेक्टली जनता द्वारा किया जाता है या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ग्राम प्रधान इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला जो एक तरीके से कह सकते हैं निर्देशात्मक उपबंध था, जिसमें पंचायती राज प्रणाली या पीआरएस, ठीक है। आप सिर्फ पंचायती राज प्रणाली ध्यान रखिएगा कि विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्षों में सीटों का आरक्षण, ये मतलब कि वही रिजर्वेशन वाली बात है। तो वो तो हर जगह ही है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आंख बंद करके लगा ही देना है। बात करते एफ के बारे में, तो इस ये उपबंध बोलता है कि पंचायतों को निहित शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना, जो उनके लिए स्वशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है, और निम्नलिखित के संदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण का प्रावधान है, ठीक है। यानी कुल मिला के जो स्थानीय स्वशासन वगैरह रहेंगे उनमें पंचायतों को काफी शक्तियां वगैरह दी गई, और वो अपने स्तर पे विकास कार्यों में अपना मतलब शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें प्रमुख शक्तियां आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ये ग्राम पंचायत का या आपके जो पंचायत क्षेत्र है उनका अधिकार है, और ये एक तरीके उनका सार्वभौमिक अधिकार है, ठीक है। दूसरा बात करते था संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्निहित जो 29 विषय हैं। ध्यान रखिएगा संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, और वहीं अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची में 12, 12 विषय है ना, नहीं 12 नहीं, 12वीं अनुसूची में शायद 18 विषय हैं शायद, देख लेना आप एक बार। 12वीं में शायद 18 है और 11वीं में 29 विषय। हालांकि 12वीं आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि 12वीं तो आपकी नगर पंचायत से संबंधित हो जाती है, जो आपको नहीं पढ़नी है। वहीं अगर बात की जाए कि 11वीं, तो 11वीं आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो 11वीं आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। और ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और इसका कोई दूसरा चारा है नहीं, मतलब अवेलेबल ही नहीं मार्केट में, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि 29 विषय के जो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, तो उन 29 विषयों में को कह सकते हैं किसी भी तरीके से अगर ग्राम पंचायत अपने यहाँ पे लागू करना चाहे तो उसके लिए ग्राम पंचायतों के को एकदम ओपन हैंडेड कह सकते हैं, खुली छूट है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली के जो 3 स्तर हैं, स्तरों के प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व, जिनके ऐसे राजस्व कर के आवंटन को उगाने की सुपरिभाषित पद्धति के अनुसार समुचित कर, शुल्क और फीस को उगाने के लिए पंचायती राज प्रणाली में प्रत्येक स्तर को प्राधिकृत करना। मतलब ये राज्य सरकारों के ऊपर इस अधिनियम ने बोल दिया है कि आप पंचायती राज संस्थानों के जो भी स्तर हैं उनका वो जब टैक्स वगैरह लेंगे वो किस तरीके से टैक्स को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस तरीके से करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बात करता है कि प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारियों के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाए गए कर, शुल्क, पथकर का आवंटन करना होगा, ठीक है। वो मतलब टैक्सेशन से संबंधित है। हालांकि अगर टैक्स की बात की जाए तो पंचायतों में बहुत ना के बराबर ही टैक्स आता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि लोअर क्वालिटी का है वो, और पूरी तरीके से टैक्स लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो टैक्स वसूलने पे आ जाएंगे तो फिर पब्लिक बोलेगी कि अंग्रेजों के टाइम पे और हमारे मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो सीन है उसमें डिफरेंस ही क्या रह गया, इस तरीके से, ठीक है। और बात करते हैं राज्य में संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि निर्धारित करना। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, जो मतलब ये कि पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, तो राज्य की जो संचित निधि होती है वहां से दिया जाता है। और ये संविधान का जो ये है अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें सीधा सीधा वर्णित है। मतलब कि हालांकि
आदेशात्मक तो नहीं है, पर कह सकते हैं कि अनुशंसात्मक है। अनुशंसात्मक में ये है कि राज्य अपनी संचित निधि से पंचायतों को अधिकार जो अनुदान है, अनुदान स्वरूप सहायता वगैरह की जो राशि है वो अपनी संचित निधि से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और थोड़ा अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जो पंचायतों के लिए जो पैसा आता है वो राज्य की संचित निधि से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहता है 73वां संविधान संशोधन, यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत वगैरह का जो पूरा सिनेरियो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 पे ही निर्भर करता है, इसलिए ये पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में पहला हो जाता है ग्राम सभा का गठन। ठीक है, हालांकि 1963 में एक पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ये कब बोला था? 1963 में पंचायत राज आंदोलन के समय पे एक जो अध्ययन दल की रिपोर्ट थी उसने ये बात बोली थी। बात कर देगा 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वे ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाए। केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय में विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके। यानी कुल मिला के यही है कि आपको एक ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा, और ग्राम सभा का गठन किस लिए होगा? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में सीधा सीधा बोल दिया गया था। ठीक है, और उसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि छोटे लेवल पर भी जो ग्रामीण समुदाय है उसका भी मतलब वो भी अपने क्षेत्र के अपने मतलब कह सकते हैं गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सके और सुनिश्चित कर सके किस तरीके से उसका क्षेत्र का विकास वगैरह हो सकता है। ठीक है, दूसरी अनुशंसा क्या कहती है? ये कहती है कि नियमित और सामायिक चुनाव सुनिश्चित करना। यानी 73वें संविधान संशोधन ने सीधा बोला था कि चूंकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित तथा सामायिक चुनाव कराना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और ये व्यवस्था की गई है कि अगर पंचायतें भंग हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि 6 माह के अंदर पंचायतें मतलब कि पंचायत गठित कर दी जाएगी, और अगर एक बार गठित होती है तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तीसरी अनुशंसा बोलती है या तीसरी विशेषता बोलती है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना। हालांकि आप सभी को पता है कि 1978 में दरवान दांतेवाला समिति ने यहाँ तक कहा था, 1978 में दांतेवाला समिति ने कहा था, ध्यान रखिएगा, कि पंचायती राज संस्थाएं दरबान के रूप में काम करती हैं और ग्रामीण समुदायों में कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकती हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति या विकास के में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके। यानी कि कुल मिला के इन्होंने बोला है कि एससी और एसटी के लिए उनकी जो जनसंख्या है उसके अनुसार में आरक्षण होगा। तो वहीं अगर महिलाओं के बारे में बात की जाए तो 1/3 आरक्षण महिलाओं का नॉर्मल रहना ही रहना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अगर महिलाओं के आरक्षण, ये देखिए आई भी गया है। तो 73वें संविधान संशोधन ने ये बोला है कि पंचायतों में इनके अध्यक्षों या इनके सदस्यों के दोनों स्थानों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण रहेगा। वहीं अगर बात की जाए अनुसूचित जाति या जनजाति में की महिलाओं सहित, यानी कि कुल मिला के चाहे अनुसूचित जाति की महिलाएं हों, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हों, ठीक है, एससी की हों, एसटी की हों, ओबीसी की हों, जनरल की हों, यानी कि महिलाएं कोई भी हों उनको 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। बस ये है। ठीक है, और ये चक्रानुक्रम के हिसाब से चलता है। बाकी ये आगे बात करेंगे कि क्या क्या होता है। अगली इसने जो सिफारिश की थी, अगली ये जो इसकी जो विशेषता है पंचायती राज अधिनियम 1900 मतलब कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन की, तो वो हो जाती है पर्याप्त वित्तीय संसाधन। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग गठन करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि जो 243 है, 243 आई में ये बोल सॉरी अनुच्छेद 243 आई में ये बोला गया है कि राज्यों के लिए एक राज्य का वित्त आयोग होगा, जो कि हालांकि मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पर राज्यों का जो वित्त आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 आई में। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए अनुच्छेद 280 में, तो अनुच्छेद 280 में आपका वही हो जाएगा केंद्रीय वित्त आयोग, और केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को मानना पड़ेगा। उसके अनुसार मतलब कह सकते हैं एक तरीके से उनको स्वीकार करना पड़ेगा उसकी सिफारिशों को। अब बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। तो अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन की व्यवस्था की गई। और जब ये राज्य चुनाव आयोग मतलब कि कह सकते हैं ये एक तरीके से विधिक निकाय है और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय है, चूंकि ये किसी के दबाव में काम नहीं करता, इस वजह से। ठीक है, जब ये अपना हंटर चलाता है तो फिर किसी की नहीं सुनता, ये मान सकते हैं आप।
अब बात करते हैं जिला योजना समिति का गठन। तो संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जी में ये व्यवस्था की गई है, पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समाकलन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। किसमें बोला गया जो संविधान का अनुच्छेद 243 जेड डी, जेड डी था ना कि जेड जी था, जेड डी था, हाँ। तो जेड डी में ये बोला गया है कि जो पंचायतें तथा नगर पालिकाएं मिलके अपने जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन कर सकती हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 जेड डी। ठीक है, अगला बात करते हैं ड्राफ्ट तैयार करते समय ये स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक एवं पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखेगी। यानी कि जब ये योजना बनेगी और ये अपने ड्राफ्ट वगैरह तैयार करेगी, कहाँ पे विकास कार्य करना है, किस तरीके से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक खाका तैयार करेगी, तो उस समय इसको ये ध्यान रखना होगा कि उनके उनकी जो योजना है उसमें किसी जो भौतिक या प्राकृतिक स्रोत है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। कोई अगर पुरानी संरचना वगैरह है, किला वगैरह है या कुछ भी है, संरक्षित स्थान है, उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। पर्यावरण से के दृष्टि से भी वहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके की योजनाएं ये समितियां वगैरह बनाएंगी। अगली बात करते हैं कि इस अधिनियम ने पूरे जिले की विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर संवैधानिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। यानी कि इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजनाओं के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा लेने, हालांकि अब ये याद तो नहीं कर सकता कोई, पर हाँ इनको आप एक बार अगर पढ़ लेंगे अच्छे से और ये इनको दिमाग में अगर आप बिठा लेंगे तो एग्जाम में इनमें से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 98% गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि ऑप्शन सी आ जाता है यहाँ पे, यानी कि हमने अभी तक पढ़ा है कि 73वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। वहीं अगर हमने इससे पहले अगर बात करें, सॉरी, इससे पहले अगर बात करते हैं तो इसका हमने और पढ़ा था कि जो संविधान के जो उपबंध वगैरह थे, यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1973 का जो 1973वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। उसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसके बारे में चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है इसका कार्यान्वयन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हो जाती है अनुरूपता विधान। ठीक, कार्यान्वयन इसका ये होता है अनुरूपता विधान, यानी कि राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक था कि वे पंचायत अधिनियम को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर लें। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ष के अंदर ही इसको लागू हो ही जाना था। ठीक है, और 1 वर्ष के अंदर ही राज्य द्वारा राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना था। तो कुल मिला के कि प्रत्येक राज्य के पास में ये आदेश आ चुका था कि 1 साल के अंदर अपने यहाँ पे आप पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करें, और इन अधिनियम के, या कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जो प्रावधान बनाए गए उनके अनुसार आप अपने यहाँ पे लागू करें। पंचायतों का जो कह सकते हैं क्रम वगैरह रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के चूंकि 24 अप्रैल 1993 को तो ये लागू ही हो गया था पूरी हिंदुस्तान में, तो फिर 24 अप्रैल 1 साल का समय था, 24 अप्रैल 1994 तक का समय था संपूर्ण हिंदुस्तान के संपूर्ण राज्यों के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि 25 राज्यों तथा 7 संघ शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने संशोधित करके ये अधिनियम अपने यहाँ पे लागू कर लिया था। ठीक है, यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड के लिए नहीं था। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि SC ST क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं कि जो जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र रहती हैं वहाँ के लिए इसमें अधिनियम में पहले ही बोला गया था कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए वैलिड नहीं है। तो चूंकि मिजोरम की बात की जाए, या फिर मेघालय की बात की जाए, या फिर नागालैंड की बात की जाए, तो ये जो 3 राज्य हैं ये ऑलरेडी कह सकते हैं कि संविधान की जो छठी अनुसूची है, ठीक है, छठी अनुसूची में क्या है, SC ST के लिए जो विशेष क्षेत्र हैं उनका ही प्रावधान किया गया, जनजातीय क्षेत्र हैं ये। ठीक है, तो चूंकि मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड एम एन मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसको आपको याद कैसे रखना है, M से मेघालय, N से नागालैंड और फिर M से, तो NMM या MMN ही ध्यान रखना आप। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड ये तीन जिले हैं जहाँ पे ये अधिनियम लागू नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र अनुसूची 6 में आते हैं तथा ये अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम का उल्लंघन होता है। ठीक है, इस तरीके से
वहीं बात की जाए संघ शासित क्षेत्रों में अगर बात करें तो ये दिल्ली पे लागू नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली केवल शहरी क्षेत्र में शामिल है, दिल्ली में तो सारे ही शहर हैं। और ये अधिनियम था वो ग्राम स्तर मतलब कि लोकल जो कह सकते हैं ग्राम स्तर पे था, इस वजह से दिल्ली लागू नहीं हो सकता था। सॉरी जस्ट अ सेकंड ब्रो। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको। तो बात की जाए कि ये अधिनियम जो था वो दिल्ली में भी लागू नहीं था, और दिल्ली के अलावा ये मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में भी लागू नहीं था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे तो आगे हो जाता है हमारा दूसरा पॉइंट कि एक तो हो गया अनुरूपता विधान, दूसरा पॉइंट आ जाता है संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए थे जो पंचायती राज संस्थानों को सौंपे जा सकते थे। इन्हें मोटे तौर पर निम्नतः वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला आ जाता है उत्पादन संबंधी गतिविधियां। उत्पाद मतलब कि कह सकते हैं टोटल 29 विषय है। अब 29 विषय जो थे वो अगर आपको याद करने तो आप कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए इनको मतलब कि अलग अलग चार पांच पांच छह तरीकों में या सात आठ 8 तरीकों में इनको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख पहला हो जाएगा उत्पादन संबंधी गतिविधियां। उत्पादन संबंधी गतिविधियों में कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, खाद्य प्रसंस्करण है, कुटीर उद्योग है, ईंधन है, चारा है, सिंचाई सहित जो लघु उद्योग है ये आ जाते हैं आपके उत्पादन संबंधी गतिविधियों में। दूसरा आ जाता है हमारा भू विकास कार्यक्रम, यानी भू सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संभार विकास, हरित भूमि विकास, सामाजिक वन विद्या और चारागाह। इस तरीके से ये भू विकास कार्यक्रम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा इनको डिवाइड किया गया कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन के तहत जो कार्यक्रम वगैरह बनाए गए उनसे संबंधित। ठीक है, चौथा इनका जो डिवाइडेशन किया गया वो किया गया है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरारिक परम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण सड़कें, पुल, पुलिया, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास तथा स्वास्थ्य से संबंधित। अगला इनको डिवाइड किया गया शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के मामले में, जिसमें प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा पुस्तकालय आदि शामिल है। वहीं अगला की बात करें तो ये आ जाता है समाज कल्याण, जिसमें आ जाता है महिलाओं एवं बाल विकास का कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों एवं मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों की देखरेख। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, सातवां पॉइंट आ जाता है हमारा सामुदायिक परिस्थितियों एवं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रखरखाव। ठीक है, आठवां पॉइंट आ जाता है ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण मेलों के आयोजन करना तथा उनका नियंत्रण करना। इस तरीके से टोटल 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 243 जी 11वीं अनुसूची हो जाएगी आपकी। ठीक है, 243 में दी गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 1992 में के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं ये जोड़ी कहाँ पे गई, अनुच्छेद 243 जी जी, यानी फिर कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायतों का कार्य है उससे संबंधित ये हो जाएंगे ग्राम पंचायतों के कार्य। ठीक है, तो ये जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 243 जी में परिभाषित किए गए हैं, जिसमें अनुसूची के जो विषय हैं वो लगभग 29 विषय हैं। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहला हो जाता है कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा है भूमि विकास एवं भूमि सुधार चकबंदी या भूमि संरक्षण। ठीक है, तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन या जल क्षेत्र का विकास, चौथा है लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आते हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण से याद आया, बताइए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जिनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट खाद्य प्रबंधक है, बताइए आप। मैंने आपको बताया था एक कोंडा हो जाएगा और दूसरा बलरामपुर। ठीक है, अगर आपने यूपी जीके की वो नहीं देखी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वीडियो, तो डेफिनेटली यार देखो जाके, यूपी जीके मैंने करवा रखी है, कई वीडियोस डाल रखी हुए हैं। ठीक है, वो आप देखिए, उनसे आपका डेफिनेटली पूरा पूरा क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर फंसने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अगर मत्स्य उद्योग के बारे में, तो ये आपका हो जाता है पांचवा सब्जेक्ट मत्स्य उद्योग या फिर पशुपालन। ठीक है, छठा वर्ग इसका हो जाता है सामाजिक वानिकी या फार्म वानिकी, यानी कि वन वन वगैरह का विकास। सातवां कार्य हो जाता है पशुपालन, डेयरी उद्योग या कुक्कुट उद्योग या कुक्कुट पालन। आठवां हो जाता है पेयजल की व्यवस्था वगैरह प्रॉपर करना। नौवां कार्य हो जाता है लघु वन उपज। ठीक है, 10वां कार्य हो जाता है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। 11वां हो जाता है ग्रामीण आवास। 12वां हो जाता है ईंधन और पशु चारा। 13 हो जाता है सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग आदि का संचार तथा साधन का वगैरह का निर्माण करना। अगला हो जाता है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण किया जाता है। 15वां हो जाता है अपारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का रखरखाव वगैरह।
अगला 16वां हो जाता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां हो जाता है शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, ठीक है? और 18वां हो जाता है तकनीकी शिक्षा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा वगैरह की चर्चा की गई है। 19वां हो जाता है प्रौढ़ या अनौपचारिक शिक्षा जिसमें जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके विकास के बारे में बात की जाती है, उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में, ठीक है? अगला कार्यक्रम हो जाता है अगला अगला विषय हो जाता है 20वां विषय परिवार कल्याण, 21वां विषय हो जाता है सांस्कृतिक क्रियाकलाप, 22वां विषय हो जाता है बाजारों तथा मेलों का रखरखाव, 23वां विषय हो जाता है सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, ठीक है? सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, 24वां विषय हो जाता है दुर्बल वर्गों यानी कि अनुसूचित जाति या जनजातियों का कल्याण वगैरह करना, ठीक है? 25वां विषय हो जाता है महिला एवं बाल विकास से संबंधित, ठीक है? अगला 26वां विषय हो जाता है समाज कल्याण या दिव्यांग एवं मानसिक मंद व्यक्तियों का कह सकते हैं उनके एक तरीके से उनका रख-रखाव या उनको डेवलपमेंट उनका करना। 27वां विषय हो जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है? जिसके तहत आज हम राशन वगैरह बाँटते हैं, ठीक है? अगला हो जाता है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यानी कि आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य से संबंधित भी कई योजनाएँ हिंदुस्तान में लागू हैं या फिर उत्तर प्रदेश में भी अलग से लागू हैं। सेम इसी तरीके से स्वच्छता से भी संबंधित गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, डेली सुबह आपको बसता होगा, ठीक है? अगर आप किसी शहर वगैरह में रह रहे हैं तो। और 29वां एवं अंतिम विषय हो जाता है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक क्षेत्र का विकास। इस तरीके से मैंने आपको 29 के 29 विषय मैंने आपको बताए हैं। तो ये 29 विषय हालाँकि याद करना तो मुश्किल है, पर इनको समझ लेना एक बार अगर एग्ज़ाम देने से पहले समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में चूँकि 29 विषय दे रखे हैं, तो वो 29 विषय कौन-कौन से हैं इस तरीके से, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 29 विषय कौन से हैं, किसमें दे रखे हैं। अनुच्छेद 243 जी में कह सकते हैं कि जो 11वीं अनुसूची के जो कार्य हैं या कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य हैं, उनकी चर्चा की गई इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हमारे लैपटॉप की बैटरी भी डेड होने वाली है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाकी अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो डेफिनेटली हमारे यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ओके। तो आज का जो टॉपिक था कि पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक आधार था वो क्या था, तो वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। एक बार इसका यहाँ पे देख लेंगे। 64वां संविधान संशोधन लेके आए विधेयक लेके आए थे राजीव गांधी जुलाई 1989 में, जो कि पास नहीं हो पाया था और डेड हो गया था। फिर अगस्त 1989 में हालांकि ये लोकसभा से पारित हो गया था, चूंकि राज्यसभा में ये गिर गया था। उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार आती है नवंबर 1989 में, वो भी एक विधेयक लेके आते हैं, मतलब कि परमिशन लेते हैं, तथा 1990 में सितंबर 1990 में विधेयक लेके आते हैं, लेकिन ये भी उनकी खुद की पूरी सरकार गिर जाती है और ये विधेयक भी पास नहीं हो पाता। तत्कालीन फिर नरसिंह राव जी की सरकार आती है और 1991 में वो मतलब संशोधित करके एक विधेयक लेके आते हैं, जो कि संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में प्रचलित हुआ, जो कि 24 अप्रैल 1993 को पूरे हिंदुस्तान में प्रभावशाली हो गया था और इसके तहत एक गया था